चलो इससे पहले हम लोग पढ़े थे संगम काल ना, क्या पढ़े थे? संगम काल में कितने वंशों का शासन था ये बता दो। 3 वंशों का। सबसे पहला कौन सा? चेर वंश, जो कहाँ थे? केरल में। दूसरा पांड्य वंश, कौन सा क्षेत्र? तमिलनाडु। और तीसरा चोल वंश, ये भी तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्र में, उत्तर और दक्षिण में थे, और एक केरल की तरफ थे। तो ये था आपका संगम काल। कब से कब तक था? 100 से 250 था ना, 100 से लेकर 250 तक कौन सा काल था? संगम काल। तो संगम काल के बाद हमको जो आगे के दक्षिण भारत के जो वंश देखने मिले, उसमें से नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वकाटक वंश के बारे में। किसके बारे में? तो वकाटक वंश के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है, जो दक्षिण भारत के राजवंशों की सूची में गिना जाता है। ठीक है, तो वकाटक वंश कौन है, कैसे इसका उद्भव हुआ था, उसको समझते हैं। तो भारत में जब 16 महाजनपद थे, कितने महाजनपद? 16। जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। तो मगध में कितने वंशों का शासन रहा? 7 वंशों का क्या था? शासन। जिसमें सबसे अंतिम वंश क्या था? सातवाहन वंश। कौन सा वन? और सातवाहन वंश से पहले में हम एक कुछ कुछ वंश आते थे, सुंग वंश। कौन सा वंश? सुंग वंश के समय विदेशी आक्रमण चालू हो चुके थे, और 4 विदेशी आक्रमण हुए थे, जिसको हमने याद किए थे ISPK। कैसे याद किए थे? जिसमें पहले आता है इंडो ग्रीक। कौन आता है? उसके बाद शक, शक के बाद पहलव, और पहलव के बाद तो कुषाण वंश का जब खत्म समाप्ति हुआ, तो 2 नए वंश का उद्भव हुआ था। मतलब कुषाण वंश के जो सामंत थे, कुछ दक्षिण भारत में चले गए और कुछ उत्तर भारत में शासन किए। तो उत्तर भारत में शासन करने वालों को बोलते हैं गुप्त वंश। क्या बोलते हैं? गुप्त वंश। और उसी के समय ही दक्षिण भारत में किनका वंश चालू होगा? वकाटक वंश। तो कुषाण वंश के सामंत लोग 2 नए वंश का निर्माण किए भारत में। सामंत मतलब समझ आ रहा ना? उन्हीं के दरबार में काम करने वाले जो सामंत होते थे, वो नए वंश चालू किए। तो कुषाण वंश के सामंत लोग उत्तर भारत में क्या चालू किए थे? गुप्त वंश। और दक्षिण भारत के लोग वकाटक वंश चालू किए। मतलब दक्षिण भारत में आया वकाटक वंश, और उत्तर भारत में क्या आया? गुप्त वंश। जो दोनों सेम टाइम पे चल रहे थे। उत्तर भारत में गुप्त वंश चलता था, तो दक्षिण भारत में वकाटक वंश चलता था। ये दोनों समकालीन है आपके। समझ आ पा रहे हैं यहां तक? हाँ ना, जल्दी बताओ। तो अपन को हमें याद रखना है कि वकाटक वंश किनके सामंत थे, बता दो। कुषाणों के सामंत थे, जो विदेशी आक्रमणकारी के नाम है कुषाण। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? और इनका जो क्षेत्र होता था, इनकी जो राजधानी थी, वो था बरार। कौन सा क्षेत्र? बरार, जो महाराष्ट्र एरिया में पड़ता है। कौन से क्षेत्र में? महाराष्ट्र में। कौन सा क्षेत्र आपका? बरार जो क्षेत्र है। और वकाटक वंश से बस इतना ही, एक ही पेज का अध्ययन बस करते हैं, ज्यादा यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है? वकाटक वंश वाले लोग कौन से धर्म को मानते थे? ब्राह्मण धर्म। और किसकी पूजा करते थे? मतलब शिव भगवान की क्या करते थे? पूजा, है ना? और वकाटक वंश का स्थापना हुआ था 250 ईस्वी में। कब हुआ था? सॉरी, 255 ईस्वी में हुआ था। और संस्थापक है विंध्य शक्ति। कौन है बता दो? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि वकाटक वंश का स्थापना किसने किसने किया था? विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने किया था, जो किनका सामंत था? कुषाणों का। किनके यहाँ वो काम करने वाला था? कुषाणों के यहाँ लोग काम करते थे। और वही दक्षिण भारत में एक वंश चालू करेगा। आया बात समझ में? और नाम क्या देगा बता दो? वकाटक वंश। कब इसका स्थापना किया था वकाटक वंश का? 255 ईस्वी में। फिर धीरे धीरे ये वंश चलते गए, चलते गया। तो इसमें से वही हर वंश में होता है, एक आध हीरो आता है, ठीक नहीं? तो इस वंश का हीरो का नाम क्या है? प्रवर राज। क्या नाम है बता दो? सॉरी, प्रवर सेन। क्या नाम है? प्रवर सेन सबसे क्या था? प्रतापी शासक। किस वंश का? वकाटक वंश का, जो महाराष्ट्र क्षेत्र में चल रहा था। राजधानी था क्या इनका? बरार। है ना? तो देखते हैं ध्यान से, वकाटक वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन आया? प्रवर सेन, जिसने अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए 4 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। कितने बार? आदमी एक बार कराने के लिए सोचता था उस समय जो शासक लोग, ये कितने बार कराया? तो अपने क्षेत्र का अधिकांश क्या करेगा? ये विस्तार किया। कितना अश्वमेध यज्ञ करवाया? 4। इसमें अश्वमेध यज्ञ सबको पहले से पता होगा। यज्ञ करते थे और घोड़े को छोड़ देते थे। घोड़ा जहां तक जाता था वो क्षेत्र उनका हो जाता था। और बीच में यदि कोई घोड़े को रोकता था तो उनसे युद्ध करते थे। तो कोई रोक ही नहीं सकता था, क्योंकि बहुत बड़ी सेना होती थी उसके पीछे। तो कितने बार अश्वमेध यज्ञ करवाया?
4 बार। और एक बार क्या कराया था, वाजपेयी यज्ञ। कौन सा यज्ञ था, ये तो उतना क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन मेन क्वेश्चन क्या देगा, अश्वमेध यज्ञ का पूछता है। समझ आ पा रहा है, हाँ है ना। तो सबसे प्रतापी राजा का नाम क्या है, प्रवर सेन, इतना आपका याद रखना है। क्लियर है। चलो, वकाटक वंश में आगे वंशों में के आगे राज चालू होते रहेगा। उसी बीच में एक नया शासक आता है जिसका नाम क्या है, रुद्रसेन। ये था वकाटक वंश का शासक। इसका विवाह हुआ था प्रभावती से। किससे हुआ था, और प्रभावती जो है, मुख्य रूप से हम देखें तो इस प्रभावती के पिताजी का नाम क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री का नाम क्या था, प्रभावती। इसी का मतलब मुख्य रूप से हम देखें विवाह किसके साथ हुआ था, रुद्रसेन के साथ। तो इससे यह समझ में आता है कि इन दोनों के बीच क्या था, मैत्रीपूर्ण संबंध था। कौन कौन से वंश के बीच, गुप्त वंश और वकाटक वंश दोनों समधी वाले थे। मतलब समझ आ रहा नहीं, दोनों का बीच मतलब मैत्रीपूर्ण, मतलब उतना लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपस में क्या हो चुका है, विवाह वाला संबंध स्थापित हो चुका है। किसका किसका, रुद्रसेन कौन सा वंश का, वकाटक वंश का, और प्रभावती कौन सी वंश की, गुप्त वंश की। दोनों सेम टाइम में थे। उत्तर भारत में चलता था गुप्त वंश, तो दक्षिण भारत में वकाटक वंश। और दोनों ही किससे निकले थे, कुषाणों से। किससे निकले थे, कुषाण वंशों से दोनों का उद्भव हुआ था। क्लियर है तक सबका, हाँ है ना। इसी क्रम में आगे देखते हैं, वकाटक वंश में अंतिम शासक के रूप में आया पृथ्वी सेन द्वितीय। कौन था बता दो, पृथ्वी सेन द्वितीय। और वकाटक वंश धीरे धीरे कमजोर होते जाएगा। और कमजोरी का फायदा कौन उठाते थे, सामंत लोग। कौन उठाते थे, सामंत, मतलब उनके यहाँ काम करने वाले लोग, जिनको पेमेंट के बदले जमीन मिलता था। क्या मिलता था, कि उस समय नोट छपाई, पैसे सिक्का ढलाई का सुविधा नहीं होता था। तो उनके पास जो जमीन होता था उतना दे देते थे। जैसे मान लो किसी का पेमेंट 10,000 के करीब होगा, तो उतने के हिसाब से उसको जमीन दे देते थे। तो धीरे धीरे उनके पास जमीन आते जाता था, और वही आगे चल के शासक बन जाता था। तो उनको अपन बोलते थे सामंत। क्या बोलते थे, और सामंत ज्यादातर बनते थे ना सेनापति लोग। कौन बनते थे, मतलब सेनापति लोग के पास उनका पेमेंट ज्यादा होता था, तो उनको ज्यादा जमीन मिलता था। और सेनापति को सब राज पता होता था राजघराने का, कि कैसे इनको खत्म करना है। तो ज्यादातर शासक बनते थे सेनापति लोग। क्या बनते थे, तो बहुत लोग मन में सोचते हैं कि सामंत का मतलब सेनापति होता है करके, ऐसा नहीं है। लेकिन सामंत मतलब ये व्यवस्था था, सामंती व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था, सामंती व्यवस्था में नियम होता था, उनके यहाँ जो भी काम करते थे उनको जमीन मिलता था, और उन्हीं लोगों को हम सामंत बोलते थे। क्या बोलते थे, सामंत। लेकिन सामंत में शासक आगे जो सेनापति लोग शासन करना चालू कर देते थे। तो अधिकांश लोग ये समझते मन में कि सामंत का मतलब क्या होता है, सेनापति, लेकिन ऐसा नहीं है। समझ आ पा रहा है, हाँ है ना। और धीरे धीरे कौन सा वंश खत्म होते जाएगा, वकाटक वंश। और कौन सा वंश का उद्भव चालू होगा, चालुक्य वंश का। कौन सा वंश का, तो चालुक्य वंश जो निकले थे वो कहां से निकले, वकाटक वंशों से ही क्या बने थे, चालुक्य वंश। उसी में से कोई सामंत आएगा जो चालुक्य वंश की स्थापना करेगा। समझ आ पा रहे हैं यहां तक, बस इतना ही वकाटक वंश का क्वेश्चन है। फिर से एक बार देख लो, वकाटक वंश किनके सामंत थे, कुषाणों के। कहा इनकी राजधानी थी, बरार, महाराष्ट्र क्षेत्र में। कौन सा धर्म मानते थे, ब्राह्मण संस्थापक, विंध्य शक्ति, प्रतापी शासक, प्रवर सेन। कितना बार अश्वमेध यज्ञ, रुद्रसेन का विवाह प्रभावती से हुआ। और यह किनकी पुत्री थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो इससे मैत्रीपूर्ण संबंध किन दो वंशों का था, गुप्त वंश और वकाटक वंश। अंतिम रूप में कौन आया, पृथ्वी सेन द्वितीय। और धीरे धीरे आगे चल के वंश कमजोर होते जाते हैं। जैसे नए नए शासक आते जाएंगे, उनको राजघराने में इतना सारा पैसा पहले से मिल जाता था कि उन लोग कुछ करते नहीं थे। समझ आ रहा है, तो उसी का फायदा कोई दूसरे उठा लेता था। आए समझ में, कौन हूं वाला कहा, इधर देखो, हूं नहीं, ठीक। तो कौन सा वंश का उद्भव होगा बता दो, चालुक्य वंश का उद्भव होता है यहां से। क्लियर है तक सबका, आया ना, जल्दी बताओ। तो अब हम कौन सा वंश पढ़ेंगे बता दो, चालुक्य वंश के बारे में। किसके बारे में देखते हैं, चालुक्य वंश, ठीक है ना। हो गया, शांत रहिए। चलो, इसको थोड़ा चालू होने में थोड़ा समय लगेगा, जब तक पूछ लेता हूँ, ठीक है। चलो, वकाटक वंश उत्तर भारत में थे कि दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में। किनके सामंत थे, कुषाणों के। राजधानी बता दो, बरार। धर्म, बरार कौन धर्म, धर्म ब्राह्मण, पूजा
शिव की पूजा, ठीक है ना। स्थापना कब हुआ था वकाटक का? 255 में। किसने किया था? विंध्य शक्ति, जिसके पास शक्ति था वही किया था, ठीक है। तो नाम क्या है? विंध्य शक्ति। प्रतापी राजा में प्रवर सेन, कितना अश्वमेघ? 4। और यहां पर देखें, वकाटक वंश का शासक रुद्रसेन का विवाह किससे हुआ था? प्रभवती से, जो किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो कौन से दो वंशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध था पूछेगा तो? गुप्त वंश और वकाटक वंश। उत्तर भारत में क्या था? गुप्त वंश। तो दक्षिण भारत में वकाटक वंश होगा। क्लियर है? वकाटक वंश का अंतिम राजा बताओ। अंतिम राजा पृथ्वीसेन द्वितीय। और जैसे ही वकाटक वंश धीरे धीरे क्या होते जाएगा? कमजोर। तो कौन सा वंश चालू होगा? चालुक्य वंश क्या होगा? स्टार्ट। आ रहा बात समझ में? है ना। चलो, तो चालुक्य वंश जब हम लोग पढ़ेंगे तो चालुक्य वंश जो था ये दक्षिण भारत में निवास करने स्टार्ट करेंगे सतपुड़ा पर्वत के नीचे। कौन सा पर्वत आपका? सतपुड़ा पर्वत। तो ये इस प्रकार से हमको जो एंगल दिख रहा है, कौन से पर्वत का? ये सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में आपका वकाटक वंश के बाद दक्षिण भारत में कौन सा वंश का उद्भव होगा? चालुक्य वंश का क्या होता है? उद्भव। और चालुक्य वंश दक्षिण भारत में कब से कब तक शासन किया था? तो ये किया था 550 ईस्वी से लेकर कब तक? 757 ईस्वी तक के दक्षिण भारत में क्या करेगा? शासन। और इनका क्षेत्र कौन से पर्वत के दक्षिण में था? सतपुड़ा पर्वत। मतलब एक प्रकार का इनके लिए सुरक्षा था। उत्तर भारत वाले लोगों को आएंगे तो सतपुड़ा पर्वत पार करके आना होता था। तो सतपुड़ा पर्वत के नीचे पूरा कौन सा वंश बचा था? चालुक्य वंश वाले लोग थे। क्लियर सबका? और चालुक्य वंश की 3 शाखा हम लोग पढ़ेंगे। कितनी शाखा? 3। जिसको एक बोलेंगे चालुक्य वतापी, फिर आएगा चालुक्य कल्याणी, और लास्ट में चालुक्य बेगी। तो चालुक्य वंश की कितनी शाखाएं? 3 शाखा। अब ये तीनों शाखा एक ही समय में नहीं था। वतापी जब खत्म होगा तब कौन आएगा? कल्याणी आए ना। और कल्याणी के बाद कौन आएगा? बेगी। या जो भी 3 शाखाओं का नाम पूछा जाता है, जिसमें सबसे प्रमुख शाखा कौन सी थी? वतापी। कौन सा था बता दो? वतापी सबसे क्या होगा? प्रमुख जो आपका क्षेत्र होगा। क्लियर है सबका? है ना। चलो, तो आगे देखते हैं इनमें। यहां तक क्लियर है सबका? तो 3 शाखाओं में सबसे पहले हम किसका बातचीत करेंगे बता दो? वतापी का। ठीक है ना। चलो, वतापी वाला हम देखना। वतापी को ही कहा जाता है बादामी। क्या बोलते हैं वर्तमान में? बादामी के नाम से जानते हैं। और इनका जो क्षेत्र जो था, इनका जो क्षेत्र था वतापी वाले का, वो था कर्नाटक एरिया में। कौन से क्षेत्र में रहते थे? ये पूरा क्षेत्र उन्हीं का था, लेकिन मतलब कौन से पर्वत के नीचे? सतपुड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत? सतपुड़ा पर्वत के नीचे इनका निवास था। और चालुक्य वतापी वालों लोगों का जो क्षेत्र होता था, मतलब चालुक्य वंश का जो प्रारंभिक क्षेत्र था वतापी, वतापी दरअसल क्षेत्र का नाम है जो कहां मिलेगा आपका? कर्नाटक में। तो उनका नाम के साथ, क्योंकि चालुक्य वंश अलग अलग जगह जाके बसे थे, तो जो चालुक्य वतापी में बसे उन लोगों को चालुक्य वतापी बोल देते हैं। समझ आ पा रहे हैं? जो चालुक्य बेगी में जाके बसेंगे उन लोगों को चालुक्य बेगी बोलेंगे। तो ये सब जो कोष्टक में लिखा है वो क्षेत्र है। क्या बता दो? क्षेत्र। तो वतापी कहाँ मिलेगा? कर्नाटक में। और वतापी को अभी वर्तमान में बदामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बदामी क्षेत्र जब सर्च करोगे तो कर्नाटक में दिखेगा। कहाँ दिखेगा? पहले उसी का नाम क्या था? वतापी। अभी उसी जगह का नाम क्या है? बदामी। आए समझ में कि बदनामी? बताओ। चलो देखिए इधर आगे बढ़े। चलो, चालुक्य वंश का जो संस्थापक था, चालुक्य वतापी का संस्थापक कौन था बता दो? जयसिंह। क्या नाम था? एक जयसिंह ऊपर राजस्थान वाला है, वो जयसिंह नहीं है। वो समझ आ पा रहा है? चलो, तो चालुक्य वतापी का संस्थापक कौन था? जयसिंह। इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? वतापी को। और वतापी कहाँ पड़ेगा आपका? कर्नाटक का क्षेत्र है वतापी। आए ना। वतापी में बस एक ही व्यक्ति जो थे जो फेमस होता है, हर वंश में एक ही हीरो होता है ना। तो वतापी वाले में हीरो कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। कौन था? इसका नाम मेन पढ़ना पड़ता है। इसी के कारण ये वंश को हम पढ़ रहे हैं दरअसल, चालुक्य वतापी को। क्योंकि चालुक्य वतापी का सबसे प्रतापी राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। और हमारे कंपटीशन एग्जाम में इसका क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। पुलकेशिन द्वितीय का जो अभिलेख है
किसको हराया था, जो भी चीज है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। समझ आ पा रहा है? चलो, तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में देख लो। ये है चालुक्य वतापी का सबसे क्या था, प्रतापी या महान शासक में इसका नाम आएगा। इसकी जानकारी मिला है एहोल अभिलेख से। किससे मिला है? एहोल। यही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये, कि एहोल अभिलेख का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? क्या बताओगे? पुलकेशिन द्वितीय। याद रखेगा सबको। तो पुलकेशिन द्वितीय को ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये पुल है मान के चलो, है ना, इधर ऊपर में गाड़ी चलता है, नीचे में क्या है? पुल, और नीचे में पानी तो नीचे से ऐसे क्या बह रहा है? पानी। तो नीचे में होल है जिसके माध्यम से पानी जा रहा है। तो पुल में होल है, पुल में क्या है? होल। मतलब पुलकेशिन द्वितीय का संबंध कौन सा अभिलेख? एहोल अभिलेख। तो ये चित्र याद आ जाएगा मन में, अब देख लेना। समझ आ पा रहा है? पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किससे रहेगा? या एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। समझ आ पा रहा है? जिसमें इसका जानकारी मिला है। इसी के दरबार में आया था हेनसांग। कौन आया था? क्योंकि देख लो, ऊपर में चल रहा था गुप्त वंश, ऊपर में क्या चल रहा था? गुप्त वंश। और गुप्त वंश के बाद फिर और कुछ कुछ वंश अपन देखने थे। वर्धन वंश पढ़े हो नहीं? तो वर्धन वंश में बता दो किसके समय में हेनसांग आया था? हर्षवर्धन। एच करके याद किए थे। ऊपर में वंश चेंज हुआ तो नीचे में भी शासक लोग चेंज होते थे। तो हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? हेनसांग। अब वो तो पूरा भारत की यात्रा करेगा, तो भारत में जहां जहां शासक होते थे सबके दरबार में जाता था। तो हेनसांग जो है पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में भी गया था। कब गया था? 641 ईस्वी में। और हर्षवर्धन के भी दरबार में गया था हेनसांग, क्योंकि सब जगह जाके पूरा इतिहास का हर एक पहलू को कलेक्ट करा और एक बुक लिखा। कौन सा पुस्तक? सीयू की। कौन सी पुस्तक? जिसमें भारत के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में पूरा जानकारी मिला है। इसलिए यात्रियों का राजकुमार किसको बोलते हैं? हेनसांग को बोलते हैं। समझ आ पा रहा है? तो हेनसांग किसके दरबार में भी गया था? पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में। कब गया था? 641 में गया। पुलकेशिन द्वितीय का एक राजकीय कवि था जो एकदम फेमस हुआ, जिसका नाम क्या था? रवि कीर्ति। क्या नाम है बता दो? रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति किसका राजकीय कवि था बता दो? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी कौन सा अभिलेख से मिलती है? एहोल अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? और ऊपर में उत्तर भारत में था हर्षवर्धन का शासन, और उसी समय में दक्षिण भारत में था पुलकेशिन द्वितीय का शासन। दोनों के बीच होगा लड़ाई। कौन सा नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। कौन सा नदी? नर्मदा। जिसमें कौन जीत जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय। और कौन हार जाएगा? हर्षवर्धन। समझ आ पा रहा है? और हर्षवर्धन धीरे धीरे कमजोर जब हुआ और उसकी जैसे मृत्यु हुई, तो उत्तर भारत में कोई महान शासक बनेगा क्या? नहीं। तो इसी को बोलते हैं अंतिम हिंदू सम्राट। क्या बोलते हैं? अंतिम हिंदू सम्राट किसको बोलते हैं? हर्षवर्धन को। समझ आ पा रहा है? चलो, तो अब देखते हैं, यहाँ तक क्लियर सबका? तो ये हो गया पहला किस्सा कि किनके किनके बीच लड़ाई हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच लड़ाई हुआ। जीता कौन? पुलकेशिन द्वितीय। अच्छा, इसकी भी जानकारी किससे मिला है? एहोल अभिलेख से हर चीज पुलकेशिन द्वितीय का पता चला है, हाँ कि नहीं? पुलकेशिन द्वितीय दक्षिण भारत में, देखो इन लोग मेन कर्नाटक तरफ थे। वातापी कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक। और दक्षिण भारत में और छोटे छोटे वंश चलते थे, उसमें से एक वंश है पल्लव वंश। कौन सा वंश? पल्लव वंश भी दक्षिण भारत में इसी के समकालीन थे, पल्लव वाले। तो दक्षिण भारत के पल्लव शासक जिसका नाम है महेंद्र वर्मन। क्या नाम है? इसको भी किसने पराजित किया था अपने समय में? पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। और पल्लव वंश की राजधानी थी कांची। कांची तमिलनाडु। कांची कहां बता दो? तो इस क्षेत्र को जीता कौन? आपका पुलकेशिन द्वितीय। और कांची कोंड की उपाधि धारण किया। कौन सा कोंड? कांची कोंड की उपाधि किसने लिया था? पुलकेशिन द्वितीय। और ये सब लड़ाई के लिए ज्यादा कौन उकसाता था इसको? रवि कीर्ति। कौन बोलता था? उधर चलो मस्त लड़के आएंगे ऐसा करके, ठीक है, युद्ध क्षेत्र जीतेंगे। अब एक बार जीत लिया उसके बाद वापिस आ गया, क्योंकि उसको क्या मिल गया? मतलब एक तो कांची को जीत लिया, कांची को उनको उपाधि ले लिया, फिर उस क्षेत्र को छोड़ के वापिस आ गया। तो पल्लव वंश उसके बाद भी उधर क्षेत्र में चल ही रहे थे। तो फिर पल्लव वंश में इसने दोबारा आक्रमण करा। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। एक बार किसको हरा लिया बता दो? महेंद्र वर्मन। किसको हरा दिया? महेंद्र वर्मन को। हाँ, अब ये जो होगा, इधर आपका मुख्य वातापी वाला क्षेत्र था, नीचे पल्लव क्षेत्र था। समझ आ पा रहा है?
और इसका जो रवि कीर्ति जो कवि था वो बार बार बोलता था चलो नौ लड़ने जाएंगे, मजा आया था ऐसा करके, ठीक नहीं। रवि किशन नहीं भाई, रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति के कारण ना दोबारा गया लड़ने के लिए। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। किधर? पल्लव क्षेत्र में। तो इसने दोबारा आक्रमण किया पल्लव वंश पर, लेकिन उस समय उनका जो शासक था बदल गया था। पहले शासक कौन था? महेंद्र वर्मन। अब उसके बाद जो शासक आया था जिसका नाम था नरसिंह वर्मन। कौन था? और उन लोग महेंद्र वर्मन है करके दोबारा गए थे, एक बार और हराते हैं करके, ठीक है नहीं। लेकिन राजा चेंज हो गया, पता ही नहीं था उनको। तो राजा का नाम क्या था? नरसिंह वर्मन। तो नरसिंह वर्मन इन लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारे थे कि तुम और आओगे, एक बार तो हरा गए हो ऐसे करके। अब उस टाइम अगर मैं रहता तो नहीं हारते, ऐसा करके कौन बोल रहा है? नरसिंह वर्मन, क्योंकि ये थोड़ा पल्लव वंश का खतरनाक शासक था, ये शक्तिशाली मान सकते हैं। तो नरसिंह वर्मन अब किसको हरा देगा? पुल जो हर्षवर्धन को हरा चुका है, इतना महान शासक को, समझ आ रहा है? महेंद्र वर्मन को हरा चुका है, इसी के वंश वाले को। और इसको कौन हरा दिया? नरसिंह वर्मन। तो नरसिंह वर्मन जीत जाता है दोबारा जब आता है। तो पहले बार में आता है तो कौन जीतता है? पुलकेशिन द्वितीय। किसको हरा दिया? महेंद्र वर्मन को। दोबारा आया, महेंद्र वर्मन है करके दोबारा आए थे, लेकिन है कौन? नरसिंह वर्मन निकल गया। अब निकल के बहुत मारा किसको? पुलकेशिन द्वितीय। और रवि कीर्ति भी नहीं छोड़ा, उसको भी बांध बांध के रख लिया था वो, ठीक नहीं। इसी उसी कहने पे आया था दोबारा वो, नहीं तो नहीं आता, ठीक है। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय को हराया और इसने बोला कि आप धारण किए थे कांची कोंड, अब मैं धारण करूंगा वतापी कोंड। कौन सा उपाधि? तो वतापी कोंड की उपाधि कौन धारण करेगा? नरसिंह वर्मन। किसको हराने के बाद? पुलकेशिन द्वितीय। तो वो वापिस हो गया, बदला खत्म। समझ आ पा रहा है ना? तो पुलकेशिन द्वितीय देख लो कहां कहां आक्रमण युद्ध किया। तो सबसे पहले क्या बताएंगे? एक तो किसको हराने के लिए गया था ऊपर तरफ? हर्षवर्धन को हराया दक्षिण भारत में। महेंद्र वर्मन को हराया। खुद किससे हारा? नरसिंह वर्मन से हार जाता है। यहां तक क्लियर है सबका? है ना? तो चालुक्य वतापी में सबसे महान शासक वही आया, पुलकेशिन द्वितीय। उसके बाद कोई महान शासक आए नहीं। और सबसे अंतिम शासक के रूप में आएगा कीर्ति वर्मन द्वितीय। कौन आएगा आपका? देखो रवि कीर्ति अलग चीज है ना, ये वो तो कवि था, ये शासक है। तो कीर्ति वर्मन द्वितीय चालुक्य वतापी का क्या था बता दो? अंतिम शासक। इसकी हत्या करेगा दंती दुर्ग। कौन करेगा? दंती दुर्ग क्या करेगा? हत्या करेगा और एक नया वंश चालू करेगा, राष्ट्रकूट वंश। कौन सा वंश? तो राष्ट्रकूट वंश आएगा चालुक्य वतापी के बाद। समझ आ पा रहा है? तो चालुक्य वतापी के बाद कौन आएंगे? राष्ट्रकूट। और चालुक्यों को अपना क्या बना लेता है ये? सामंत। कि चालुक्य में जो जो बच गया भाई मेरे यहाँ चलो काम में आ जाओ ऐसा करके, ठीक है नहीं। तो अपना सामंत कौन बना लिया? दंती दुर्ग। और कौन सा वंश चालू किया? अब सामंत बना लिया ना, वही गलती किया उसने। अगर उनको वहां से हटा देता, कहीं बाहर करवा देता, तो वापिस फिर से चालुक्य वंश नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाद फिर चालुक्य वंश आएंगे राष्ट्रकूट के बाद। और वो रहेगा चालुक्य, तीन शाखा में था ना, तीन भाग। पहला क्या देखे थे? वतापी, दूसरा कल्याणी। तो कल्याणी वाले का इसके बाद स्थापना होगा। समझ आ रहा है? हाँ कि नहीं? तो फिर से एक बार देख लो, चालुक्य वतापी का अंतिम राजा बता कौन था? कीर्ति वर्मन द्वितीय। जिसकी हत्या कौन किया था? दंती दुर्ग। कौन सा वंश चालू किया? राष्ट्रकूट वंश। और चालुक्य वंशों को अपना, चालुक्य वंश के जो भी शासक बचे या कोई भी जो लोग बचे उनको अपना क्या बना लिया? सामंत। क्लियर है सबका? तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे बता दो? राष्ट्रकूट वंश। कौन सा वंश आएगा? राष्ट्रकूट वंश। तो इसी क्षेत्र में जिधर आपका, लेकिन थोड़ा क्षेत्र उनका ऊपर आ चुका था, नीचे कर्नाटक वाले एरिया में आपका रहते थे चालुक्य वाले, जिन लोगों को अपना सामंत बना के छोड़ दिया है। समझ आ पा रहा है? और अपना नया शासन चालू कर लिया राष्ट्रकूट वंश के रूप में, जो आपका महाराष्ट्र के आसपास का एरिया हमको दिखेगा, इनका क्षेत्र, ठीक है। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक पूछेगा तो क्या बताओगे? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग किसको हराया था? कीर्ति वर्मन द्वितीय को हराया, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया और अपनी राजधानी बनाया मान्यखेत। किसको बनाया? जो भी महाराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है। मान्यखेत कहाँ पड़ेगा? एक बार सर्च करो तो कोई मोबाइल में। मान्यखेत अभी कहाँ दिखा रहा है? महाराष्ट्र में दिखा रहा है कि कर्नाटक में ही दिखा रहा है? मानपुर नहीं है भाई तुम लोग, मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी ऐसे, ठीक। मान्यखेत कर्नाटक दिखा रहा है ना, सॉरी फिर मिस्टेक हो गया है। ये राजधानी किसको बना है? ये कर्नाटक है ना, ठीक। क्या नक्शे में थोड़ा गलत बन गया फिर। चलो ये क्षेत्र पर लेके चलते हैं ना। चलो सामने ध्यान दो इधर सब लोग।
चलो सामने ध्यान दो, यहां पर हम मान के चलते कर्नाटक का एरिया, और कर्नाटक के क्षेत्र में इन लोग भी शासन किए थे ना। नाम क्या था बता दो, राजधानी क्या था, मान्यखेत। आगे देखो ध्यान से सब लोग, यहां तक क्लियर है सबका, फिर से देख लो। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक बताओ, दंती दुर्ग। किसको हराया था, कीर्तिवर्मन द्वितीय को। अपनी राजधानी किसको बनाया, मान्यखेत। और ये जो दंती दुर्ग था, इसने कौन कौन सा उपाधि धारण किया था, तो महाराजाधिराज, परमेश्वर और परम भट्टारक। क्या है बता दो, परम भट्टारक। तो ये तीन प्रमुख उपाधि इसका याद रखना दंती दुर्ग का, जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि दंती दुर्ग ने कौन कौन सा उपाधि लिया था, जल्दी बताओ। महाराजाधिराज, दूसरा बताओ परमेश्वर, तीसरा परम भट्टारक। है ना, जल्दी बताइए, क्लियर है तक सबका। इसके बाद इस वंश का जो अगला शासक है जिसका नाम है कृष्ण प्रथम, क्या है बता दो। कृष्ण प्रथम के बारे में क्वेश्चन आएगा। इसने जो एलोरा महाराष्ट्र वाला एरिया है वहां बनाया था कैलाश मंदिर। कौन सा मंदिर, तो एलोरा का कैलाश मंदिर कौन से वंश से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो क्या आप इसमें लगाओगे, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है, क्योंकि उसका निर्माण कौन किया था बता दो, कृष्णवर्मन प्रथम ने, सॉरी कृष्ण प्रथम ने किया था। समझ आ पा रहे हैं। इसी राष्ट्रकूट वंश में एक शासक है जिसका नाम था ध्रुव। क्या नाम था, इसके बारे में क्या पूछा जाता है, इसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। किसमें भाग लिया था, त्रिपक्षीय संघर्ष में। क्योंकि यहां पास आपका जो कन्नौज यूपी वाला एरिया है, यहां शासन था हर्षवर्धन का। किसका शासन था, अब हर्षवर्धन का मृत्यु हो गया तो वहां शासन करने के लिए कोई राजा ही नहीं आ पा रहे हैं, और राजा आ भी रहे हैं तो बहुत सारे राजाओं का आपस में लड़ाई चल रहा है। तो तीन वंशों का लड़ाई हुआ था कन्नौज को प्राप्त करने के लिए। किसको प्राप्त करने के लिए, कन्नौज में जैसे हर्षवर्धन का मृत्यु होगा तो उस क्षेत्र में कोई शासक नहीं था, तो उनको उस पर अधिकार करने के लिए, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए कितने वंशों का लड़ाई चलेगा, तीन। तो उन्हीं को हम बोलते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। क्या बोलते हैं, और त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला पहला जो वंश का नाम क्या बताएंगे, राष्ट्रकूट वंश वाले भी भाग लिए थे। और राष्ट्रकूट वाले में पहला चालू कौन किया, ध्रुव। कौन चालू किया था, ध्रुव जो था उस कन्नौज को प्राप्त करने के लिए भाग लिया, किसमें, त्रिपक्षीय संघर्ष में एंट्री लिया था इसने सबसे पहले राष्ट्रकूट वंश की तरफ से। आया बात समझ में, है ना। चलो त्रिपक्षीय संघर्ष पहले देख लो क्या है, अभी नाम जो मिला हमें, तो ध्यान देंगे सब लोग इधर। त्रिपक्षीय संघर्ष जो है ये चला था 100 वर्षों तक। कितने वर्षों तक, क्योंकि उत्तर भारत में डिसाइड ही नहीं हो रहा था कि शासक कौन है। हर्षवर्धन के बाद कोई सम्राट तो बनेगा नहीं उधर, अब समझ आ पा रहा है। तो 100 सालों तक लड़ाई हुआ तीन वंशों के बीच में, जिसको क्या नाम से जानते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष। जिस कन्नौज क्षेत्र को जीतने के लिए, जिसमें एक थे राष्ट्रकूट वंश वाले, दूसरा देखेंगे पाल वंश, अभी पढ़े नहीं है तो समझेंगे आगे पाल वंश के बारे में, और एक क्या पढ़ेंगे, प्रतिहार वंश। तो क्वेश्चन आता है कि कन्नौज को जीतने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लिया था। तो तीन नाम यही रहेगा, एक कुछ और दे देता है। समझ आ पा रहा है, तो आपको याद रखना है कौन कौन भाग लिए थे इस संघर्ष में, बता दो। राष्ट्रकूट, पाल वंश और प्रतिहार। फिर से बताओ, राष्ट्रकूट, पाल वंश और प्रतिहार। जब इनका लड़ाई होता था तो सबसे ज्यादा जीत किसका हुआ था, राष्ट्रकूटों का। सबसे जीतता कौन था, राष्ट्रकूट। सबसे ज्यादा हारा कौन, पाल वंश वाले। लेकिन लास्ट में पता चला जीता कौन, प्रतिहार वंश। जीता कौन, सेम वर्ल्ड कप टाइप से, ठीक। सबसे जीता कौन लास्ट में पता चल गया कोई और जीत गया। समझ आ पा रहा है, क्या हो गया, हाँ इसी में देख रहा था कुछ प्रॉब्लम। कुछ और ले लाते करके नहीं बुलाया, ठीक नहीं। नाश्ता का कुछ और ला लिया, अब यहीं एंजॉय करना है करके तो मजा नहीं आता ना फिर। अब फिर डर डर के पीते अच्छा लगता चाय पीते बोल रहा हूँ डर डर के, ठीक नहीं, तुम गलत मत सोचे करो, ठीक। चलो सामने देखो, त्रिपक्षीय संघर्ष कितना साल तक चला था, फिर कोई बोलते नहीं, कितने साल तक, 100 साल तक। कौन जीता, कौन, प्रतिहार। अंतिम विजय किसने प्राप्त किया, प्रतिहार। सबसे जीता कौन था, राष्ट्रकूट। और सबसे ज्यादा कौन हारा, पाल वंश। तो ये तीन वंशों के बीच लड़ाई चला था,
लेकिन राष्ट्रकूट कूट की तरफ से सबसे पहले एंट्री कौन लिया था? ध्रुव। कौन लिया था? ध्रुव सबसे पहले भाग लिया था, ये याद रखना। समझ आ पा रहा है? लेकिन बाद में लड़ाई चलते जाएगा, शासक लोग चेंज होते जाएंगे 100 साल तक। समझ आ पा रहा है? तो बीच में शासक चेंज होते थे तो लड़ाई में कोई कोई और भाग लिया जाता था। समझ आ पा रहा है? हाँ ना, जल्दी बताओ। चलो चलो इसी में देख लेते हैं। यहाँ ध्रुव जो अपन देखे इससे पहले, एक मिनट ना, क्या हो गया भाई? एक मिनट, कहीं लाइन मिस्टेक हो गया क्या? यहाँ तक हो गया था ना? चलो सामने ध्यान दो, इधर बातें ना करें। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं शासक जिसका नाम क्या था, बता दो। अमोघवर्ष। ये जो था सबसे विद्वान व्यक्ति था जिसने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम क्या था? कवि राजमार्ग। कौन सा पुस्तक लिखा था? कवि राजमार्ग। और ये जो है अमोघ वर्ष जो है वो जीन सेन के प्रभाव में आके कौन सा धर्म ग्रहण किया था? जैन धर्म ग्रहण किया था, याद रखना। इसका अमोघ वर्ष का मेन क्वेश्चन आता है, इसने कौन सा पुस्तक लिखा था? कवि राजमार्ग नामक पुस्तक लिखा था। और कौन सा धर्म को ग्रहण किया था? जैन धर्म को ग्रहण किया था। क्लियर है सबका? इसके बाद जो शासक आया जिसका नाम क्या था? इंद्र तृतीय। क्या नाम है बता दो? इंद्र तृतीय। अभी कौन सा वंश चल रहा है, समझ आ रहा है ना? कौन सा वर्ष? जोर से बोलो। ये कौन सा वंश पढ़ रहे हो तुम लोग? अरे भाई, पुल के सिंधुती पढ़ लिए, सब पढ़ लिए, क्या पढ़ रहे हो? राष्ट्रकूट वंश पढ़ रहे हो ना? कौन प्रतिहार। चलो, राष्ट्रकूट वंश का जो शासक था अमोघ वर्ष, इसने कौन सा धर्म ग्रहण किया? इसके बारे में और कोई खास क्वेश्चन नहीं है। इंद्र तृतीय के दरबार में रहता था एक, मतलब इसी के दरबार में एक अरब यात्री आया था जिसका नाम है अलम सुदी। कौन आया था? जिसने अपने समय में मानसून का वर्णन किया। किसका वर्णन? मानसून का वर्णन किया था। तो मानसून का वर्णन उतना क्वेश्चन नहीं आता है। मेन क्वेश्चन आएगा अरब यात्री अलम सुदी किसके दरबार में आया था? इंद्र तृतीय। हेनसांग किसके दरबार में गया था? हर्षवर्धन तो हो चुका है अभी इस समय, पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में आया था। समझ आ पा रहा है? तो इंद्र तृतीय के दरबार में कौन आया? अरब यात्री, नाम क्या था? अलम सुदी। शासक बदलते गए जिसमें नेक्स्ट कौन आएगा बता दो? कृष्ण तृतीय। कौन आता है? कृष्ण तृतीय। और इसने चोल वंश के जो शासक जिसका नाम था परांतक प्रथम। क्या नाम है बता दो? क्योंकि अभी चोल वंश कहीं ना कहीं छोटे मोटे क्षेत्र में शासन कर ही रहे थे दक्षिण भारत में। तो चोल वंश के शासक जिसका नाम क्या है? परांतक प्रथम को क्या किया था? पराजित। तो कृष्ण तृतीय का मात्र एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि परांतक प्रथम को किसने हराया था? कृष्ण तृतीय। अलम सुदी किसके दरबार में आया था? इंद्र तृतीय। कवि राजमार्ग पुस्तक कौन लिखा था? अमोघ वर्ष। कौन सा धर्म ग्रहण किया था? जैन धर्म। किसके प्रभाव में आके? जीन सेन। त्रिपक्षीय संघर्ष में कितने वंशों ने भाग लिया? 3 वंशों ने। और यह संघर्ष कितने वर्षों तक चला? किस क्षेत्र में राज करने के लिए? कन्नौज। क्योंकि कन्नौज क्षेत्र में किसकी मृत्यु हो चुकी थी? हर्षवर्धन। तो उस क्षेत्र को जीतने के लिए पूरा लड़ाई चल रहा था लंबे समय तक। लास्ट में जीता कौन? प्रतिहार वंश जीतकर कन्नौज पर क्या करेगा? अधिकार। समझ आ पा रहा है? आए ना, आगे बढ़े। चलो, राष्ट्रकूट वंश का सबसे अंतिम राजा था कर्क द्वितीय। क्या नाम था? कर्क द्वितीय की हत्या करेगा तैलब द्वितीय। कौन करेगा बता दो? तैलब द्वितीय। और पुनः चालुक्य वंश का क्या करेगा? स्थापना। समझ आ पा रहा है? पुनः कौन से वंश की स्थापना? देखो, चालुक्य वंश को खत्म किया था दंती दुर्ग। कौन खत्म किया? और दंती दुर्ग लाया कौन सा वंश? राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश लंबे समय तक शासन किए। और जो दंती दुर्ग है चालुक्यों को अपना क्या बना लेते? सामंत। और वही सामंत धीरे धीरे शक्तिशाली होगा और फिर से राष्ट्रकूट वंश को खत्म कर देगा। समझ आ पा रहा है? तो राष्ट्रकूट वंश को खत्म कौन करेगा? चालुक्य वंश। और चालुक्य वंश को भी खत्म कौन कर दिया था? राष्ट्रकूट। तो बाद में इनका एंट्री फिर से होगा चालुक्य वंश का,
और कौन हीरो बनेगा इसमें बता दो? तैलपद्युति। तैलपद्युति किसको मारेगा? कर्कद्युति, मतलब द्वितीय वाला द्वितीय को ही मारा है, ठीक है नहीं। तैलपद्युति की हत्या कौन किया है? सॉरी, कर्कद्युति की हत्या कौन किया है? और कौन सा वंश की स्थापना करेगा? लेकिन ये अपना क्षेत्र कर्नाटक में ही बनाएगा, लेकिन अब क्षेत्र अपने राजधानी बनाता है कल्याणी को। किसको बनाता है? इससे पहले इनकी राजधानी था वातापी कर्नाटक में, और कल्याणी भी कहां मिलेगा? कर्नाटक में ही मिलेगा, याद रखना। समझ आ पा रहा है? बस उसका नाम हो जाएगा चालुक्य कल्याणी। क्या हो जाएगा? क्योंकि वह अपनी क्षेत्र शासन क्षेत्र किसको घोषित कर देता है? कल्याणी वाले क्षेत्र को। पहले इनका शासन क्षेत्र क्या था? वातापी। क्लियर है सबका? है ना? तो अभी तक अपन दो वंश देख चुके हैं, मतलब एक पहले क्या देखे? चालुक्य, वातापी, फिर पढ़े राष्ट्रकूट, फिर पढ़े कौन सा? चालुक्य कल्याणी भी पढ़ेंगे। और इससे पहले एक वंश और खत्म हो चुका है आज ही। सबसे पहले चालू कहां से किए थे? पुलकेशिन से पहले वकाटक वंश। कौन सा वंश? वकाटक वंश में ज्यादा कुछ तो था नहीं, थोड़ा बहुत अपन चीज देखे थे। आया बात समझ में? कौन टकाटक कहाँ कैसे सोच लेते सब? लाया हो है क्या? क्या खा रहे हो? पाउच कौन सा है? पान पसंद? कमला बहार? ऐसे दिखाओ, ऐसे सीधा दिखाओ। क्या है वो? उसका बेग चेक किया जाएगा अभी छुट्टी के बाद और क्या क्या निकलता है चलो यहां तक हो गया सबका। चलो यहां से कल देखे क्या? आज तीन चार वंश हो चुका है, क्योंकि कल आगे कहां से देख लेंगे? कल्याणी के चालुक्य तक देख लेंगे। जाने कौन बोल रहा है आप लोगों को? जाने कौन बोला है? मैं जाने बोला ही नहीं अभी तक, मैं तो एक बार पूछने वाला हूं। चलो बताओ, वकाटक वंश की राजधानी क्या था? सबसे पहले देखे थे बरार। क्या था बता दो? कौन से धर्म को मानते थे? किसकी पूजा? शिव की पूजा। 255 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, किसके द्वारा? विंध्य शक्ति। सबसे प्रतापी राजा प्रवरसेन। कितने बार अश्वमेध? वकाटक वंश का शासक रुद्रसेन का विवाह किससे हुआ था? प्रभावती से, जो किसकी पुत्री थी? तो दोनों बीच में कोई लड़ाई होगा क्या? दोनों वंशों के बीच नहीं होता है। धीरे धीरे वकाटक वंश कमजोर होगा और कौन सा वंश स्थापित करेंगे? चालुक्य वंश। कौन सा वंश? चालुक्य वंश की कितनी शाखा हम पढ़ेंगे? 3। पहला कौन सा? वातापी, फिर कल्याणी, और तीसरा बेगी। चालुक्य वातापी जो है, वातापी क्षेत्र कहां है? कर्नाटक। वातापी को अभी क्या बोलते हैं? बादामी। क्या बोलते हैं? चालुक्य वातापी के संस्थापक जयसिंह हैं। क्या नाम है? लेकिन चालुक्य वातापी का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय। क्या नाम था? पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी कौन सा अभिलेख से मिलती है? एहोल अभिलेख। और एहोल अभिलेख कहां से प्राप्त किया गया? तो कर्नाटक से। कहां से मिला है? कर्नाटक से ही मिलेगा, कि कर्नाटक क्षेत्र में इनका मेन निवास था। पुलकेशिन द्वितीय के समय ही कौन आया था विदेशी यात्रियों में? हेनसांग आया था। पुलकेशिन द्वितीय का राजकीय कवि जो जिसके कहने पर लड़ाई करता था, रवि कीर्ति। तो सबसे पहला लड़ाई हम लोग देखे थे नर्मदा नदी किनारे। किसका किसका? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय। कौन जीता था? पुलकेशिन द्वितीय। इसके बाद हो गया दक्षिण भारत में। उत्तर भारत वाले खरा दिए करके सोच के, ठीक है। दक्षिण भारत में गया पल्लव वंश वालों के पास। किसको हराया? महेंद्र वर्मन। फिर भी मन नहीं मारा, ठीक है, दोबारा गया। फिर किसको हराने के लिए गए? नरसिंहवर्मन जीता कि हारा? अच्छा, वातापी कोंड की उपाधि किसने लिया था? नरसिंहवर्मन। और काची कोंड? पुलकेशिन। दोनों उपाधि अच्छे से याद रखना। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? अंतिम राजा कौन था इसका? चालुक्य वातापी का कीर्तिवर्मन द्वितीय। क्या नाम था? और कीर्तिवर्मन द्वितीय की हत्या किया था दंती दुर्ग। कौन किया था? और कौन सा वंश चालू करेगा? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश में लंबे समय तक इनका शासन रहा, जिसमें सबसे मेन क्वेश्चन आता है त्रिपक्षीय संघर्ष। क्या पूछता है? 3 वंशों के बीच चले, जिसमें एक वंश राष्ट्रकूट वाले थे। समझ आ रहा है? कौन एंट्री लिया था सबसे पहले? ध्रुव। कौन भाग लिया था? ध्रुव। और कौन कौन से वंश वाले थे? पाल वंश और प्रतिहार। कौन जीता? प्रतिहार। कौन सबसे ज्यादा जीता? कौन हारा सबसे ज्यादा?
पाल वंश। अंतिम विजय लेकिन किसका होता है? प्रतिहार। अलम सुदी किसके दरबार में आया था ये बता दो बस। इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय के दरबार में कौन आया था? जो किसका वर्णन किया था? मानसून का। और राष्ट्रकूट वंश का सबसे अंतिम राजा आया कर्क द्वितीय। कौन आता है? और कर्क द्वितीय को हराएगा तैलप द्वितीय। कौन आता है? और तैलप द्वितीय चालुक्य को फिर से स्थापित करके जाएगा, लेकिन कहाँ? कल्याणी में। कल्याणी क्षेत्र भी कहाँ है? कर्नाटक में ही रहेगा आपका। समझ आ पा रहा है? और सबसे कमजोर रहते हैं बेगी वाले, जो आगे आएंगे चालुक्य बेगी, उसके बारे में नहीं पढ़ते। कौन? कल याद करके आना आप, ठीक है ना? कल पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, याद दिलाना मेरे को शुरू में, ठीक है? ठीक है ना? आ रहा समझ में ना? हाँ, चलो चलो ठीक है, बाकी कल करते हैं ना इसका।